तो बताइए अपन क्या पढ़ रहे थे? एक विमी गति पढ़ रहे थे अपन। एक विमी गति में तुम्हें गति के समीकरण लिखवाए थे, तो बताओ गति के समीकरण लगाने कब है अपने को? जब त्वरण क्या होने वाला है? नियत होने वाला है। बताया था ना आपको, गति के समीकरण तभी लगाने। पहला गति का समीकरण, वैसे ये सब अगर लिखना चाहें अपन, पहले गति का समीकरण क्या था? v बराबर u प्लस ए टी। इसमें विस्थापन तो दिख नहीं रहा है, इसलिए अगर सवाल में विस्थापन नहीं दिया होगा तो ये समीकरण लगा लेना और u और a को भूल जाओ। तो पहला समीकरण अंतिम वेग देगा समय के पदों में, तो दो बातें याद रखनी है। ऐसा दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इसके बारे में 4-5 बातें याद रखनी है दूसरे समीकरण के बारे में। एक तो इसमें देखो v तो दिख नहीं रहा है, अंतिम वेग नहीं दिखे सवाल में, तो ये समीकरण लगा लेने का है ना। और दूसरा u और a हर समीकरण में आता है, तो विस्थापन समय के पदों में चाहिए तब भी ये समीकरण लगा सकते हो। दो तो ये बातें हैं। दूसरा, इन्हें टुकड़ों में याद रखो कि अगर कण के पास केवल u है, अगर कण के पास केवल चाल है, केवल चाल मतलब चलने के दो कारण होते हैं u और a। अब मैं बोल रहा हूँ केवल चाल है, इसका मतलब त्वरण a का मान 0 मानना है आपको। तो अगर केवल u है तो कण कितना चलेगा? ut चलेगा। केवल त्वरण है मतलब u 0 है, केवल a है तो कण चलेगा हाफ ए टी स्क्वायर। और दोनों ही राशियां होती, u भी होता a भी होता, तो कण कितना चलेगा? u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, याद रखना है। और दूसरा, ये जो यहाँ पे समय t है ना, ये t सेकेंड है, मतलब ये समय अंतराल है। जैसे यहाँ पे t का मान तुमने 10 डाला तो 10 सेकेंड में कितना विस्थापन है वो पता लगेगा। 10 सेकेंड मतलब 2 बजे से लेके 2:10 तक क्या विस्थापन हुआ, तो t का मान यहाँ पे 10 डाल सकते हो आप। तो यहाँ पे वो 10 सेकेंड क्या होंगे? अंतराल होगा, 10 सेकेंड का अंतराल। तो वो याद रख लेना, आमतौर पर 10 सेकेंड 0 से 10 मान सकते हो आप। ऐसे ही तीसरा समीकरण v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as बताया था। इसमें समय तो दिख नहीं रहा है, अगर सवाल में समय नहीं हो तो भैया ये समीकरण लगा सकते हो आप। और दूसरा, u और a हटा दो तो अंतिम वेग विस्थापन के पदों में चाहिए, तब भी यही समीकरण लगाओगे। तो ये 3 समीकरण याद रख लेना। एक और समीकरण बताया था आपको, ये बताया था क्या? एस टी बराबर u प्लस ए बाई 2 गुणा 2t माइनस 1। समझ रहे हो क्या? ये कौन सा विस्थापन देगा? ये टीवें सेकंड का विस्थापन देगा। टीवां सेकंड कौन सा होता है? कल बताया था, टीवां सेकंड टी पे खत्म होता है और t-1 से चालू होने वाला है। तो मतलब आप याद कर लेना, लिख भी लो, ये सब आपने लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे लिखो, ये समीकरण लिखो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसी के आगे लिखो तथा एस टी बराबर u प्लस ए बाई 2 माइनस 1। कुछ कन्फ्यूजन तुम्हें होना नहीं चाहिए, इसलिए पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं कि क्या पॉइंट बता रहे हैं। तो याद करना है, s की वैल्यू है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें अगर इसमें तुमने t का मान 10 रखा तो यहाँ पे 10 सेकेंड होने चाहिए। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे t क्या होता है? यहाँ पे t होता है अंतराल। अंतराल का मतलब t का मान 10 रखा तो कितने सेकंड का अंतराल होना चाहिए? 10 सेकंड का। 10 सेकंड का अंतराल कुछ भी हो सकता है, 10 बजे से 10:10 तक। तो कितना समय का अंतराल हुआ? 10 सेकंड का। तो यहाँ पे t क्या होगा? 10 सेकंड। उसको सामान्यतः आप बोल सकते हो विस्थापन कौन सा मिलेगा? 0 से 10 सेकंड का, मतलब 10 सेकंड का अंतराल चाहिए यहाँ पे। याद रखना, यहाँ पे हमेशा विस्थापन एक ही सेकंड का मिलेगा। यहाँ पे विस्थापन कितने भी सेकंड का मिल सकता है, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 50 सेकंड का, 4 सेकंड का, 5 सेकंड का, कितने भी सेकंड का। यहाँ पे विस्थापन केवल कितने का मिलेगा? एक ही सेकंड का मिलेगा। अब वो एक सेकंड कौन सा है? वो पहला सेकंड है कि दूसरा सेकंड है कि तीसरा सेकंड है कि चौथा सेकंड है? वो टीवां सेकंड है। टीवां सेकंड होता तो एक ही सेकंड है। अब वो एक सेकंड कौन सा है? जैसे यहाँ पे तुम t का मान 10 डालते तो हमें मिलता 10वें सेकंड का विस्थापन। 10वां सेकंड 10 पे खत्म हो जाता है, तो चालू कहाँ से होता होगा? 9 से 10 सेकंड के बीच का। मिला एक ही सेकंड का है, लेकिन वो एक सेकंड कौन सा? टीवां सेकंड। यहाँ पे t का मान 100 डाल दिया तो विस्थापन कौन सा मिलेगा? 100वें सेकंड का, एक ही सेकंड का मिलेगा। यहाँ पे t का मान 100 डाला तो 100 सेकंड का मिलेगा। तो यहाँ पे हमेशा t क्या होता है? प्यारा अंतराल। और यहाँ पे हमेशा एक ही सेकंड का विस्थापन मिलेगा। वो एक सेकंड कौन सा है?
वो आपको पता लगना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे लिख लेना। मैं फिर से और भी यहाँ पे हरियाली से लिख देता हूँ, तुम्हें पसंद है हरियाली। मान लीजिए यहाँ पे टी का मान 100 डालता कोई, तो इसमें विस्थापन कौन सा मिलेगा? 0 से 100 सेकेंड का, मतलब कुल 100 सेकेंड का विस्थापन मिलेगा। लेकिन इस समीकरण में कोई टी का मान 100 डाल रहा है, टी का मान 100, तो विस्थापन तो 1 ही सेकेंड का मिलेगा। लेकिन कौन सा 1 सेकेंड? 100वां सेकेंड। 100वां सेकेंड 100 पे खत्म हो जाता है। चालू कहाँ से होता होगा? 99 से, क्योंकि 1 ही सेकेंड है। अब 2 सेकेंड होते तो 98 से चालू कर देता मैं, तो 1 ही सेकेंड है, तो कॉमन सेंस 99 से 100 सेकेंड के बीच का जो समय होता है, उस 1 ही सेकेंड होता है, उसे 100वां सेकेंड कहते हैं अपन। तो मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये इसका तो मैंने प्रूफ पहले 3 समीकरण का तो डेरिवेशन बताया ही था, ये तो डायरेक्टली लिखवाया हुआ है। सवाल करेंगे तो इसको सिद्ध करके भी बताना कि ये कैसे आता है। बट अभी याद कर लो एक बार सारे पॉइंट्स। तो 5 गति के समीकरण बताऊंगा मैं, 4 बता चुका हूँ मैं, याद करना है। तो इसको, ये तो कौन सा गति का समीकरण था? ये दूसरा गति का समीकरण था। और इसको बोलेंगे चौथा गति का समीकरण। तो पहला गति का समीकरण क्या था? v बराबर u प्लस ए टी। नहा के आए हो ना? ऐसे नहा के क्रीम व्रीम लगा के आया करो, ऐसे समझ में आएगी तुम नहा के आए, वैसे आया उठ के तो नहा के आया करो। तो पहला और तीसरा गति का समीकरण क्या होता है? पहला क्या था? v बराबर u प्लस ए टी। और तीसरा क्या था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a। पहला क्या था? v बराबर u प्लस ए टी। तीसरा क्या था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। अब आज से मैं बोलूंगा पहला और तीसरा समीकरण वेग देगा। पहला समीकरण भी वेग ही देगा v, लेकिन समय के पदों में। u और a भूल जाओ, u और a तो सब में होता है। तो पहला गति का समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। ऐसे नहीं समझोगे, ये तो सर मन ही मन में कर रहे हो। देखो हमारी तो आंखें लगी हुई हैं, इसलिए कैसे समझेंगे हम? तो ये वापस से बार बार लिखना पड़ रहा है यार। लिखते चलो, बार बार लिखो ताकि नींद भी खुले आपकी। v बराबर u प्लस ए टी, फटाफट लिखते चलो, है ना। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनके बारे में क्या क्या बातें हैं वो बता दी हैं। अब मैं बस एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ, वो बस सुनते चलो। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। और एक समीकरण आया है एस टी बराबर u प्लस ए बाई 2 टी माइनस 1। कब कौन सा समीकरण लगाना है वो मैंने बता दिया है, समीकरण क्या दर्शाता है वो भी बता दिया है। लेकिन अब आप भगवान के लिए जब भी मैं पूछूं पहला और तीसरा समीकरण कब इस्तेमाल करते हैं, बोलना वेग के लिए। पहला समीकरण वेग देगा समय के पदों में, और तीसरा समीकरण वेग देगा विस्थापन के पदों में। u और a तो सब में आता है, तो याद रखना है वेग या तो समय के पदों में या विस्थापन के पदों में। तो ये मतलब ताकि अपन सवाल जल्दी से हल कर पाए। अंतिम वेग मैं पूछूं तो तुम बोलो सर पहला और तीसरा समीकरण लगाओ, है ना। और राशि नहीं दियो, वो सब बातें तो है ही। और बताओ इसी में अगर मैं दूसरे और चौथे की बात करूंगा तो दूसरा और चौथा विस्थापन देगा। दूसरा भी विस्थापन देगा, चौथा भी विस्थापन देगा। लेकिन दूसरा कौन सा विस्थापन देगा? दूसरा देगा किसी भी समय अंतराल में। यही तो पूछ सकते हैं ना हम तुमसे, 1 घंटे में कितना चले, 2 घंटे में कितना चले, जीवन भर कितना चले, तो टी का मान जीवन भर लग देना। समझ रहे हो गया? तो या ये बोल सकते हैं 1 सेकंड में कितना चले। अब वो 1 सेकंड कौन सा सेकंड है? टीवां सेकंड, 10वां सेकंड, 12वां सेकंड। तो ये क्या देगा? 12वें सेकंड का विस्थापन। 12वां सेकंड याद करना 1 ही सेकंड होता है, 11 से 12। और मैं बोलता 12 सेकंड में तुम कितना चले, मतलब 12 सेकंड होने चाहिए। तो 12 सेकंड मतलब 0 से 12। 12 सेकंड का मतलब 10 बजे से 10:12 सेकंड। तो कौन सा समीकरण? दूसरा समीकरण। तो याद रखना पहला और तीसरा वेग देगा और दूसरा और चौथा विस्थापन देगा। इसके बाद एक 5वां समीकरण और लिखेंगे अपन। देखो गति के समीकरण है ना, इनका सवाल या तो एक ही समीकरण से हो जाएगा, या तो एक से, या फिर 3-4 समीकरण लगेंगे। मैं चाहता हूँ आप एक ही समीकरण लगा लो, है ना। सवाल बहुत तरीके से हो सकता है। अगर आप ठीक से सोचोगे तो गति के समीकरण का सवाल एक ही समीकरण से हो जाएगा, एक ही। और एक ही समीकरण से बाकी समीकरण बनाए जा सकते हैं। अगर ये 2 समीकरण से मैं तीसरा निकाल सकता हूँ, इन 2 की मदद से ये निकाल सकता हूँ, तो या तो एक समीकरण से सवाल कर लो, या 2 से ज़्यादा समीकरण लगाने पड़ेंगे। तो ये सिखा इसीलिए रहा हूँ मैं, ताकि सोचते ही सही समीकरण लगाओ आप। जैसे इसमें आखिरी समीकरण की बात और बाकी है, वो आप और लिख लो, उसके बाद अपन लिखेंगे सारी चीज़ें। बताइए 5वां समीकरण है ना,
ये पांचवें समीकरण में तुम तीसरा समीकरण बताओ क्या होता था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। और अपनी मैथ्स के जौहर दिखाओ अब, बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये आधा है ए माइनस बी ए प्लस बी, सही है क्या? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को लिख दिया, साथ में लिखते चलो, ऐसे सुनते मत चलो, मेरी आवाज़ बहुत मधुर है, तुम्हें नींद आ जाएगी एकदम से, तो लिखते भी चलो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को लिख दिया, वी माइनस यू बटे में वी मतलब गुणा में वी प्लस यू बराबर 2as। और फिर याद करो पहला समीकरण क्या था, चिल्लाते भी चलो और लिखते भी चलो, v माइनस यू बराबर 80, ये था कि नहीं था? तो क्या v माइनस यू की जगह 80 लिखा जा सकता है? लिख दिया 80, गुणा में v प्लस यू था ही सुंदर, और इधर बहुत ही सुंदर 2as भी है, तो ये राशि आ जाएगी। इसके बाद a से a को स्वाहा कर दीजिए, a और a खत्म। यहाँ से आपके पास s का आंसर आ जाएगा, बोलिए s का आंसर कितना आएगा? 2 को नीचे ले जाना पड़ेगा ना, तो s का आंसर कितना आ गया? v प्लस यू बटा 2 गुणा t, v प्लस यू बटा 2 गुणा t। ये भी याद कर सकते हो, इसको थोड़ा छोटे में भी याद कर सकते हो। ये पांचों गति के समीकरण कब लगाने हैं? हमेशा मत लगा देना, हमेशा लगाओगे तो दूंगा मैं आपको। गति के समीकरण केवल एक ही कंडीशन है, त्वरण नियत होना चाहिए। लिखवाया ना आपको, अगर चाल नियत हो तो क्या करना है? चाल बराबर दूरी बटा समय, त्वरण नियत होगा गति के समीकरण। कौन से समीकरण? ये 5 समीकरण। और अगर त्वरण बदलेगा अवकलन समाकलन करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं आपके पास। इस समीकरण को ऐसे मत याद करो। आप बताओ मेरे को, औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता था? औसत वेग विस्थापन बटा समय होता था क्या? एस क्या है? एस विस्थापन ही तो है। तो अगर मैं इस प्यारे टी को नीचे ले जाऊं तो क्या यहां से मेरे पास फॉर्मूला बन गया? एस बटा टी को बोलते हैं विस्थापन बटा समय, इसी को क्या बोलते हैं? औसत वेग। औसत वेग का फॉर्मूला कितना होता है? अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटा 2। हमेशा नहीं होता है, वरना तो फिर हम यही लिखवा देते, फिर विस्थापन बटा समय क्यों लिखवाते? याद रखना है, औसत वेग का फॉर्मूला होता है अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटा 2 जब त्वरण नियत होता है। ये कौन सी गति के समीकरण है ना, इन सब में त्वरण क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। तो ये 5वां गति का समीकरण है, और मैं 5वां गति का समीकरण ऐसे लिखूंगा कि ये इस तरीके से, औसत वेग बराबर v प्लस यू बटा 2। वेग है तो सदिश लगा दो। ये है गति का 5वां समीकरण कि औसत वेग किसके बराबर होता है? v प्लस यू बटा 2 के बराबर। और आपको जान के खुशी होगी, औसत वेग विस्थापन बटा समय भी होता है, वो भी लिख सकते हो, s बटा टी भी लिख सकते हो, तो थोड़ी बहुत खुशी होगी आपको। ये 5 समीकरण याद रखने हैं तुम्हें, समझ रहे हो क्या? तो और मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, हो सकता है सवाल ऐसा मिले जो तुम 2-3 समीकरण से करो, अगला कोई एक ही समीकरण से कर दे, इसलिए सोचना कि कौन सा समीकरण लगाना है, और बाकी आसानी सवाल आएंगे आपके, कोई ऐसे मुश्किल सवाल आते नहीं है। तो 5 गति के समीकरण बता दिए, याद करना है। मैं कभी भी पूछूं औसत वेग का फॉर्मूला कितना होता है, तो बोलना विस्थापन बटा समय। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय। फिर मैं बोलूं त्वरण नियत है, तो बोलना सर अगर त्वरण नियत है तब औसत वेग कितना होगा? प्रारंभिक प्लस अंतिम बटा 2। सुन रहे हो क्या? ये फॉर्मूला तो हमेशा पालन करता है औसत वेग का, बचपन से पढ़ा है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वो ये नया फॉर्मूला कब आएगा? जब त्वरण क्या होगा? नियत। ये गति के समीकरण से निकाला है अपन ने। तो औसत वेग अगर त्वरण नियत है तो होगा अंतिम प्लस प्रारंभिक बटा 2 के बराबर। तो ये 5 समीकरण तुम्हें याद रखने हैं, बातें सारी हो ही चुकी हैं। आइए सवाल करना चालू करते हैं अपन। तो याद रख लेना, दूसरा चौथा समीकरण विस्थापन, पहला तीसरा समीकरण वेग, 5वां समीकरण तो औसत वेग के लिए है सर, त्वरण नियत होगा तो औसत वेग कितना होगा? प्रारंभिक प्लस अंतिम बटा 2 होगा। बस बेहतरीन। तो आप प्रश्न लिखते चलिए, खुशी लाइए, मन में खुशी को लाइए और सवाल लिखिए। सवाल में ये लिखिए, यदि कण, मन में खुशी को लाइए, तो तुम्हारे चेहरे पे इतनी गंदी मुस्कान क्यों आई है? तो मन में खुशी को लाओ, अपने पापी विचारों को दुरुस्त करो और प्रश्न लिखो। क्या लिखा है प्रश्न में? यदि कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है
यदि कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है तथा कुछ समय तक अल्फा त्वरण से गति करता है, कुछ समय तक अल्फा त्वरण से गति करता है तथा इसके पश्चात बीटा से मंदन करता हुआ रुक जाता है, तथा इसके पश्चात बीटा से मंदन करता हुआ रुक जाता है, तब त्वरण व मंदन में लगे समय का अनुपात, त्वरण व मंदन में लगे समय का अनुपात ज्ञात करें। त्वरण व मंदन में लगे समय का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, इसके 3-4 सवाल हैं, एक एक करके लिखते चलते हैं। ये पहला सवाल है और सब आंसर लिखना चालू करेंगे। और फिजिक्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते चलो। तो पढ़िए, सवाल पढ़िए, क्या बोला है, क्वेश्चन है क्या बोला है। कण कैसे गति चालू करता है, तो बनाइए, कण बनाइए। विराम अवस्था मतलब प्रारंभिक चाल कितनी बना लीजिए, 0। उसके बाद नहीं कुछ बोला हो तो मान लेना कण सरल रेखा में गति कर रहा है। तो बनाते चलिए कि प्रारंभिक चाल 0 है, कण गति करता है और त्वरण कितना दे रखा है अगले का, अल्फा। कुछ देर तक क्या करता है, त्वरण करता है। और त्वरण करते करते बताओ, त्वरण में चाल बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है। तो 0 से चाल बढ़ते बढ़ते मान लो कितनी हो गई, v हो गई। तो त्वरण में चाल बढ़ते बढ़ते v हो गई। इसके बाद क्या हुआ, फिर क्वेश्चन बोलता है मंदन हुआ। मंदन मतलब ब्रेक लग गया, तो ब्रेक लग जाएगा, मंदन हो जाएगा। और मंदन हो रहा है किसका, बीटा का। और अंतिम वेग कितना दिया हुआ है, 0। बोला है क्या अंत में रुक जाता है, बोला हुआ है क्या अंत में रुकता है, तो बस ठीक है। नहीं बोला क्या, बोला है तो सही बोला है यार, ऐसी क्या बात है। तो प्रारंभिक चाल 0 मान लो, क्वेश्चन ने बोला है त्वरण अल्फा मान लो। ये v क्यों बना दिया सर, चाल बढ़ते बढ़ते v हो जाएगी, ब्रेक लगाओगे घटेगी चाल, घटते घटते कितनी हो जाएगी, 0। ये सब बोला हुआ है। और क्या निकालना है अपने को, समय। बताओ इस पूरे क्वेश्चन में विस्थापन पूछा है क्या, इस प्रश्न में विस्थापन पूछा है क्या, विस्थापन का मान निकालना नहीं पूछा। विस्थापन दिया है क्या, तो विस्थापन न तो पूछा है न तो दिया है। ऐसा समीकरण लगाना जिसमें s नहीं आता हो। तो जागना है, पहले तो जागना है, हाथ वाथ ऐसे नीचे रखो, सीधे बैठो, एकदम सीधे, ऐसे नाचो, पहले थोड़ा नाचो और ऐसे व्यायाम करके आया करो सुबह। और फिर ऐसे आंखें खोलो अपने, या मैं आंखें बंद करता हूँ, पहले जाके आंखें धो के आओ अपने। ऐसे बैठे बैठे सो मत, तुम्हें नहीं आएगा वरना ये सब, समझ रहे हो, सोने का नहीं। अब बैठो, ठीक से बैठो, याद करो जो मैं बोल रहा हूँ। विस्थापन नहीं दिया हुआ है ना, मान लो तुम दूसरा समीकरण लगाते तो उसमें s आता, s दिया नहीं है, पूछा नहीं है, निकालना पड़ता कहीं से s। तीसरे समीकरण में भी s आता है, वो अपने को पता नहीं है, इसलिए कौन सा समीकरण लगाएंगे, पहला समीकरण लगाओ। कैसे सोच रहा हूँ वो सोचने का बिंदु यहाँ लिखा हुआ है। विस्थापन न तो दिया हुआ है न पूछा हुआ है, तो विस्थापन वाला समीकरण मत लगाओ। ये जो पहला रास्ता है, इस पहले रास्ते में लगाओ v बराबर u प्लस at। चिल्लाते रहो, नींद नहीं आएगी, चिल्लाते रहिए, भगवान के लिए चिल्लाइए। v बराबर u प्लस at बोलिए इस रास्ते में। अच्छा, ये पूरे रास्ते में एक साथ लगा सकते हैं क्या v बराबर u प्लस at? क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि त्वरण अलग अलग है। केवल गति का समीकरण नियत त्वरण में ही लगता है। तो इस रास्ते का त्वरण नियत है, अल्फा है, इसका भी त्वरण नियत है, बीटा है। समझ रहे हो क्या? तो पूरे रास्ते में एक साथ तो लग नहीं सकता है, तो जिस रास्ते में लग सकता है वो आपने लगाया हुआ है। बताइए, इस रास्ते का अंतिम वेग v था तो v लिख दिया, इस रास्ते का प्रारंभिक वेग u था, 0 रख दिया, प्लस। अब ये बताओ, ये चिन्ह होते हैं, वेग ना सदिश राशि है, तो वेग के पास दिशा होती है।
त्वरण, त्वरण भी सदिश राशि है, उसके पास भी दिशा होती है। क्या मैंने वेग को प्लस v लिखा है? अब बताओ, त्वरण का मतलब ये होता था ना कि जिस दिशा में वेग होगा उसी दिशा में त्वरण होगा, क्योंकि वेग का चिन्ह तुमने प्लस माना है सामान्यतः प्लस, इसीलिए त्वरण का चिन्ह भी क्या मानना पड़ेगा? प्लस। इसलिए यहाँ पे प्लस a लिखा है। और समय मान लिया मैंने, ये समय कितना लगता है यहाँ से यहाँ तक का? t1। समझ रहे हो गया? मैं फिर से यही समीकरण लगाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, v बराबर u प्लस at। बताओ इस रास्ते का अंतिम वेग कितना है? 0। इस रास्ते का प्रारंभिक वेग कितना है? v। अब तुम्हें मंदन लिखना है, तो मंदन क्या वेग के विपरीत होता था? अब तुमने प्रारंभिक वेग प्लस में लिखा है, तो प्लस की विपरीत दिशा क्या होगी? माइनस। इसलिए बचपन से रटवा देते हैं कि भैया मंदन आए तो माइनस में लिखना, क्योंकि वेग तुम हमेशा प्लस में लिखते हो, तो मंदन उसकी विपरीत दिशा में होना चाहिए, इसलिए माइनस में होना चाहिए। इसलिए सामान्यतः मंदन को क्या लिख दिया जाता है? माइनस बीटा। तो माइनस बीटा, और समय कितना है? मान लो ये समय t2 है, यही तो निकालना है ना, t1 t2 का अनुपात। आंसर आ गया। बताओ यहाँ से v का मान कितना आएगा? a की जगह a का मान कितना था? a का मान अल्फा था, और यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा? बीटा t2 है ना, बीटा t2 दूसरी तरफ आ जाएगा। ये भी v का मान है, वो भी v का मान है, दोनों बराबर होंगे। अल्फा t1 बराबर बीटा t2, t1 बटा t2 बीटा बटे अल्फा। तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, कुछ भी नहीं समझ में आए पहले तो जागने का, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आए हिंदी सुन लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। और सुन ही नहीं रहे हो, मेरी सुंदर आवाज़ तुम्हारे कानों में प्रवेश ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि तुम अभी क्या होश हवास में हो ही नहीं, तो कुछ हो नहीं सकता। अगर आपके होश ठिकाने हैं तो भैया आंसर आ जाएगा। सुन रहे हो क्या? बताओ, इसमें सीखना केवल इतना सा है, कौन सा गति का समीकरण लगाना है, क्योंकि विस्थापन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको कौन सा समीकरण लगाना पड़ेगा? पहला गति का समीकरण। उसमें विस्थापन नहीं आता है, उसी से सवाल कर लिया अपन ने। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे, ऐसे लिखो, उपरोक्त प्रश्न में, अगला सवाल लिखेंगे, उपरोक्त प्रश्न में लिखिए, उपरोक्त प्रश्न में त्वरण व मंदन, उपरोक्त प्रश्न में त्वरण व मंदन में चली गई दूरियों का अनुपात होगा। उपरोक्त प्रश्न में त्वरण व मंदन में चली गई दूरियों का अनुपात होगा। उपरोक्त प्रश्न में त्वरण व मंदन में चली गई दूरियों का अनुपात होगा। चलिए फिर से निकाय बनाइए एक बार। उपरोक्त प्रश्न में कहा क्या हुआ था, फटाफट बनाइए। प्रारंभिक चाल कितनी दी हुई थी? 0। पेन चलाइए, प्रारंभिक चाल 0 दी थी। त्वरण कितना दिया हुआ था? अल्फा। त्वरण के बाद चाल बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? v हो गई। फिर डर लगने लगा तो ब्रेक लगा दिया। मंदन कितना हुआ? बीटा। अंतिम वेग कितना हो गया? 0। ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है, और बोला है त्वरण की दूरी मान लो s1 होती, मंदन की दूरी मान लो s2 होती। हमें क्या निकालना है? s1 और s2 का अनुपात। क्वेश्चन ने सब बोला हुआ है कि चल रहे हो आप, ऐसा ही होता होगा, कार वार चला रहे हो तो बाइक चलाओगे, भगाओगे पहले बाइक, और फिर पहुंचने वाले होगे तो ब्रेक लगा दोगे, वही सब प्रश्न है सारे। तो बताइए मेरे को, इस पूरे चित्र में कौन सी राशि नहीं दिख रही? हमें तो सभी दिख रहे थे। समय, इस पूरे निकाय में समय न तो दिया गया है न समय पूछा गया है। वो समीकरण लगाओ बुद्धिमानों जिसमें समय नहीं आता है। तीसरा समीकरण, तीसरे में समय आता है क्या? v² माइनस u² बराबर 2s। पहले दूसरे में तो समय आता है, अगर समय दिया होता तो वो लगाता मैं, तो इसमें समय नहीं दिया गया है तो आंसर आ जाएगा। बस इतना ही सोचना है गति के समीकरण में, और सवाल वरना मुश्किल होते चले जाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ समझिए आप कि मैंने इस रास्ते के लिए, पहले रास्ते के लिए लगाया v² माइनस u² बराबर 2s। और कोई पूछे क्यों लगाया, क्योंकि समय नहीं दिया हुआ। मालूम है कि ये समय कितना है? नहीं मालूम, और पूछा भी नहीं है अगले ने,
इसलिए लगाओ ये समीकरण। बताओ इस रास्ते का अंतिम वेग v², इस रास्ते का प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, इस रास्ते का त्वरण अल्फा और दूरी कितनी s1। ऐसे ही दूसरे रास्ते का भी यही समीकरण है, v² - u² बराबर 2s, लेकिन दूसरे रास्ते का अंतिम वेग 0, दूसरे रास्ते का प्रारंभिक वेग v है, यहीं से चालू किया है v²। दूसरे रास्ते में मंदन हुआ है, मंदन, इसलिए -β। समझ रहे हो ना। और क्यों -β? क्योंकि हम वेग को हमेशा प्लस में मानते हैं, वेग हमेशा इसी दिशा में माना जाएगा वेग, तो त्वरण भी इसी दिशा में होगा। और मंदन किस दिशा में होगा? जब आप विपरीत दिशा में खींचोगे तभी मंदन होता है, तो -β गुणा s2। क्या यहाँ से v² का मान 2αs1 दिख रहा है? चिल्लाते रहने का, अगर नींद आ रही हो चिल्लाते रहने का, हो सर सही है। ये बताओ यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल, फिर v² का मान कितना होगा? 2βs2। तो v² का मान 2αs1 भी है, 2βs2 भी है, मतलब दोनों को बराबर होना पड़ेगा। 2αs1 बराबर 2βs2, s1/s2 बराबर β/α। तो s1/s2 का मान आ जाएगा β/α। समझ रहे हो गया? याद करना है, सिंपल सा पॉइंट है। कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो इस तरीके से जरूर ज्ञात कर लेना। फिर मेरे को एक और पॉइंट बताओ, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। याद करना है, जैसे पहले सवाल किया तो उसमें विस्थापन नहीं था, तो विस्थापन s नहीं था, तो पहला गति का समीकरण लगाओ v = u + at। अभी दूसरा सवाल किया तो समय नहीं था, तो समीकरण तीसरा लगा दिया, v² - u² बराबर 2s, हल हो जाएगा। अब ये बताओ, अनुपात लिखना आता है क्या? अनुपात, मान लो पिताजी बोलते तुमसे कि तू गधा है वैसे तो, लेकिन मेरी जायदाद का तू और तेरे भाई में हिस्सा करना है 1/4, 1:4 में। तेरे को, क्योंकि तू गधा है, तेरे को 1 हिस्सा, तेरा भाई बड़ा तेज है, उसको 4 हिस्से। तो बताओ, पिताजी के पास थे 10 करोड़ रुपए, और आंखें बड़ी हुई लोगों की, वाह पिताजी इतने दिनों तक माल रखा कहाँ पे था। तो बताइए 1 करोड़ नहीं, मतलब 1:4 में एक वाले को कितने रुपया मिलेगा? पिताजी यही सवाल पूछेंगे रुपए देने से पहले ये बता 10 करोड़ तो देने, लेकिन ये मतलब तो बता दे, 10 करोड़ में 1:4 में एक वाले को कितना मिलेगा? 2.5 करोड़। जिसने बोला है वो इधर आओ, उसे 2.5 करोड़ तुरंत देता हूँ, मैं ही देता हूँ, पिताजी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं दूंगा। 2.5 करोड़ मेरे से लो, पिताजी को क्यों कष्ट दे रहे हो? 2 करोड़ गनो, 2 करोड़। एक को मिलेगा 2 करोड़, एक को मिलेगा 8 करोड़। 2 और 8 करोड़ का अनुपात होता है 1:4। ये सिखाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ तो सीख के आए होगे 10वीं से पहले, अनुपात, लेकिन फिर भी मैं सब सिखा देता हूँ। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में फिजिक्स में जब आंसर नहीं आते हैं ना लोगों के, तो फिजिक्स तो सबको आती है, लेकिन उसकी मैथ्स जो है ना, उसमें लोग क्या है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले हैं। इसलिए भैया मैथ्स सुधारो अपनी, कुछ एक न्यूनतम मैथ्स तो आनी चाहिए ना। तुम 11वीं 12वीं में आ गए, अभी घर वाले तुमसे पूछे 1:4 और तुम बोलो कि 2.5 करोड़, तो घर वाले बोलेंगे सारा पैसा पानी में, कुछ नहीं हो रहा है। समझ रहे हो क्या? इसको 1:4 नहीं आता है, क्या है? तो घर वाले नहीं है, तो तुम्हारी मम्मी को तुमसे ज़्यादा मैथ्स आती है, मेरे को ऐसा लगता है, वही बता देंगी 1:4 इसको ये मिलेगा। सही बात है यार, परम पूजनीय माता जी की साइंस ही तुमसे अच्छी हो गई है। तो इधर सुनने का, ये जब भी अनुपात करना हो, अनुपात कहते हैं 1:4 का अनुपात करना है, तो ये है, इसको कहते हैं 1 हिस्सा, इसको कहते हैं 4 हिस्से। तो कुल कितने हिस्से हुए? 5 हिस्से। समझ रहे हो गया? तो कुल तो हुए 5, लेकिन अपने को कितना मिला? 1 हिस्सा। कुल तो हिस्से हुए 5 और भैया को कितना मिले? 4 हिस्सा। तो 1:5 मिलेगा 10 करोड़ का, यानी 2 करोड़। 4/5 मिलेगा 10 करोड़ का, यानी 8 करोड़। आज से ऐसे निकाल लेना। ये बचपन दूसरी क्लास में सिखाया था मेरे को, एक मैडम पढ़ाती थी मेरे को, उन्होंने सिखाया था। तुम्हें गुरुजी ने पढ़ाया होगा, वो किस्मत है, तुम्हारी शक्ल देख के गुरुजी आए होंगे तुम्हारे पास। अब इसमें याद ये करना है भैया कि आज से अनुपात कैसे निकालोगे, जोड़ लेना सबको, कॉपी के ऊपर लिख भी लो यार। तुम ये सब कॉपी के ऊपर एक खाली जगह दिख रही होगी जो तुम्हें तुम्हारी दिमाग की याद दिलाएगी, उसमें लिखो 1:2। तो 1:2 में कुल हिस्से होते हैं 3,
तो एक वाले को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/3। और 2 वाले को कितना हिस्सा मिलेगा? 2/3 कुल का, जो भी टोटल हो उससे गुणा कर देना। कर लोगे क्या अनुपात वनुपात? तुमने 12वीं में रेडियो एक्टिविटी पढ़ा था क्या? उसमें कैसे किए थे सवाल? सर हमने कहाँ किए सवाल? सवाल तो इस साल करेंगे हम। तो ये 1:2 में ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर पढ़ा हो संधारित्र 12वीं में, उसमें कैसे आवेश और इनका अनुपात कैसे, यही तो करना है अपन। या तो मैथ्स लिखें कि मान लो मेरा हिस्सा x है, अगले का हिस्सा y है, और जोड़ते चले मैथ्स लगाएं। ऐसा मत करो, वो बचपन में सिखाया था। अब डायरेक्टली कर लेना 1:2 मतलब कुल हिस्से 3 है। एक वाले को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/3। 2 वाले को 2/3। अगर 9 और 8 में बांटना होता, 9:8 में, तो 9 और 8 17 हो जाता। तो 9 वाले को कितना हिस्सा मिलता? 9/17। और 8 वाले को 8/17। ठीक है ना? तो आप लिखिए, वही क्वेश्चन वही चल रहा है। तीसरा सवाल लिखिए, उपरोक्त प्रश्न में वही क्वेश्चन चल रहा है। उपरोक्त प्रश्न में यदि कुल समय t है, उपरोक्त प्रश्न में यदि कुल समय t सेकंड है, कुल समय t सेकंड है, तब अधिकतम चाल का मान ज्ञात करें। तब अधिकतम चाल का मान ज्ञात करें। अधिकतम चाल का मान ज्ञात करें। तो फटाफट आंसर आना चाहिए सबका। बताओ, चित्र बना लो। प्रारंभिक चाल कितनी दी हुई है? 0। प्रारंभिक चाल 0 दी हुई है। अंतिम चाल भी कितनी दी हुई है? 0। कुछ समय के लिए त्वरण हुआ, त्वरण का मान कितना था? अल्फा। त्वरण के बाद वेग बढ़ता गया होगा, बढ़ते बढ़ते त्वरण के अंत में वेग कितना हो गया? v। फिर ब्रेक लगाया, मंदन हुआ बीटा से, और अंत में गाड़ी रुक गई। ये बोला हुआ है। और क्वेश्चन ने तुम्हें ये भी दिया हुआ है कि कुल समय कितना है। ये टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? t दिया हुआ है। टोटल टाइम दिया हुआ है t, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे बताओ, इस रास्ते में जब तक त्वरण रहेगा तब तक चाल बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? तो त्वरण में यहाँ से 0 थी चाल, चाल बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, इस v तक चाल क्या होगी? बढ़ेगी। इसके बाद मंदन हुआ तो चाल v से क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। तो v से ज़्यादा चाल तो कहीं नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये जो v है, यही कौन सी चाल है? मैक्सिमम चाल है, अधिकतम चाल है। समझ रहे हो गया? त्वरण के बाद जो चाल होती है वही अधिकतम होती है। त्वरण जब तक रहेगा चाल बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। त्वरण का मतलब ही यही होता है। तो चाल बढ़ते बढ़ते v मतलब क्या हो जाएगा? अधिकतम त्वरण, अधिकतम चाल आ जाएगी। तो मतलब v का मान निकालना है अपने को, v का मान। तो बताओ, वापस से बताइए, क्या इस रास्ते में जो अंतिम चाल है वही हमें निकालनी है? क्या अंतिम चाल निकालने के लिए मैंने बोला था पहला और तीसरा समीकरण लगाएंगे? अंतिम चाल के लिए या तो पहला या तो तीसरा। क्या क्वेश्चन ने समय की बात कर रखी है? तो अंतिम चाल में वो समीकरण लगाओ जिसमें समय आता हो पहला, v = u + at। सुन रहे हो क्या? मैं जो जो सिखाया है ना, सारे सवाल उसी से हो जाएंगे, चाहे तुम कोई भी प्रश्न ले आओ। बस जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो एक ही सवाल से सीख लो, ताकि ये बार बार सवाल नहीं कराने पड़े। तो आप समझिए क्या निकालना है। त्वरण का मतलब क्या होता है वो समझिए। त्वरण का मतलब चाल बढ़ेगी। और अंतिम वेग चाहिए इस रास्ते का मेरे को। अंतिम वेग सर पहले समीकरण में भी आता था, तीसरे में भी आता था, लेकिन तीसरा समीकरण तब लगाओ जब वेग चाहिए विस्थापन के पदों में। लेकिन हमें तो समय दिया हुआ था, इसलिए हमने ये समीकरण लगाया। बताओ, इस रास्ते में v, अंतिम वेग v है, वही हमारा अंतर है। प्रारंभिक वेग 0 है, a का मान अल्फा, t का मान t1। तो हमारा आंसर आ चुका है अल्फा t1। लेकिन भगवान के लिए हमें t1 पता नहीं है। t1 तुम्हें बताना है। t1 तुम बता सकते थे। क्या हमने ये वाला समय t1 और ये वाला समय t2 जब माना था, तब सबसे पहले सवाल में t1/t2 का मान कितना आया था? क्या β/अल्फा आया था? यानी ये मान लो कुल समय कितना है, कुल जायदाद कितनी है t की, और उस t को बांटना है तुम्हें। किस अनुपात में बांटना है? β/अल्फा में। बताओ, t1 को कितना भाग मिलेगा? t1 को बीटा भाग मिलेगा। बीटा भाग कितने में से? कुल भाग कितना है? कुल भाग है अल्फा + बीटा में से।
बस ये भाग मिलेगा किस समय का, t समय का, यही t1 का मान है। अब ये मैंने कैसे लिखा है इसके लिए तुम्हें दूसरी क्लास के गुरुजी को फ़ोन करना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। ये हमारे पास t1 t2 का अनुपात है। अनुपात कितना है? बीटा बटे अल्फा, है ना। तो समय जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना था? t था, t। और क्या कुल समय वही t1 प्लस t2 ही तो है ना कुल समय। तो कुल तो समय है कितना? t, लेकिन उनका अनुपात कितना है? बीटा और अल्फा। तो यानी t को बांटना है तुम्हें। कुल समय t को ऐसे बांटो कि ये अनुपात कितना हो जाए? बीटा, और ये अनुपात कितना हो जाए? अल्फा। बांट सकते हो। हमें बीटा भाग चाहिए, अगर t1 लिखना है तो बीटा भाग चाहिए। कितने में से चाहिए? अल्फा प्लस बीटा में से। कोई मेरे को बोलता t2 बताओ, तो t2 मतलब मेरे को कितना भाग चाहिए? t2 को कितना भाग मिलेगा? अल्फा भाग मिलेगा कितने में से? अल्फा प्लस बीटा। कुल भाग कितने होंगे? इन दोनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इतना ही मिलेगा। और कुल जायदाद मतलब कुल हिस्सा कितना था? t था। तो तुम्हारे पास t1 है, t1 रख दो यहाँ पे, आंसर आ गया v बराबर अल्फा। t1 का मान कितना है? बीटा t बटे अल्फा प्लस बीटा। ये आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम या अधिकतम चाल। अपनी नोटबुक में सारे तरीके के सवाल मिलेंगे तुम्हें, बस ये चैप्टर खत्म होने का तक का इंतजार करो। हर तरीके का सवाल मिलेगा, फिर कोई भी प्रश्न हो जाएंगे, लेकिन आप सारे सवाल समझ लो बस भाई, जो जो बोला जा रहा है ना। और कुछ डाउट है तो पूछ लो। और तरीके और भी हैं, हर सवाल करने के 50 तरीके हैं। जो आसान है ना मैं वो बता रहा हूँ, हो सकता है आपको भी इसका कोई तरीका आता हो। इसके 50 तरीके हैं, लेकिन एक ही सवाल में वो अलग अलग सवाल में बता दूंगा सारे तरीके। मैं एक ही सवाल में जो आसान है वो बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका। तो याद करना है अपने को, अनुपात निकालना, थोड़ी सी मैथ सीख लो, और गति के कौन सा समीकरण लगाना है वो भी सीख लो भाई, कि अगर समय दिया हुआ है तो क्या करना है, नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है। और राशियां क्या दी हुई हैं उनसे मत सोचो, क्या नहीं दिया हुआ है। टाइम नहीं दिया हुआ है, तीसरा समीकरण है ना। विस्थापन नहीं दिया गया है, पहला समीकरण। अंतिम वेग नहीं दिया गया है, दूसरा समीकरण। तो वो समीकरण लगाओगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी में ये जो तीनों सवाल अपन ने लिखे हैं ना, इन्हीं तीनों सवालों में आप एक और प्रश्न लिखो। उपरोक्त प्रश्न का वेग समय वक्र बनाएं। 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 बनाइए, 1 मिनट का समय है। तो हमें बनाना है वक्र। बनाइए, ये v मान लीजिए और ये t मान लीजिए। बताइए, वेग और समय वक्र, ये v दिया हुआ है ना, क्या याद है v का अवकलन a होता है, और अवकलन को ही क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं। समझ रहे हो क्या? तो शुरुआत में तुम्हें ढाल दे रखी थी अल्फा। अल्फा मतलब कुछ संख्या होगी, 2 3 4 5 है ना। तो शुरुआत की चाल तो 0 है। देखो, प्रारंभिक चाल 0 है, तो वक्र भी कहाँ से चालू होएगा? 0 से। और मैं बनाऊंगा एक सरल रेखा। सरल रेखा क्यों बनाई? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है त्वरण हो रहा है। त्वरण, त्वरण कितना दिया हुआ है? अल्फा। त्वरण का मतलब होता है चाल बढ़ती है। बढ़ गई चाल, पहले चाल 0 थी, 1 2 3 4 5 6 7, और त्वरण से अंतिम चाल जो हुई, ये कौन सी चाल थी? अधिकतम चाल, जिसको हमने v बोला था। अब ये बताओ, सरल रेखा ही क्यों बनाई है? अगर वेग बढ़ाना था, त्वरण का मतलब वेग बढ़ना था, तो वेग तो ऐसे भी बढ़ सकता था सर, ऐसे बढ़ा देते वेग। क्योंकि आपको क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि त्वरण जो है वो अल्फा है। त्वरण क्या है? नियत है। त्वरण, वेग का त्वरण मतलब इस वक्र की ढाल तुम्हें क्या बतानी है? नियत। ढाल का मतलब होता है स्पर्श रेखा। अगर तुम रेखा वाला वक्र बनाओगे तभी ढाल नियत है, और कोई भी वक्र बनाओगे तो बहुत सारी रेखाएं बन जाएंगी, अलग अलग स्पर्श रेखाएं बनेगी। अलग अलग स्पर्श रेखा मतलब अलग अलग ढाल। हमें ढाल क्या चाहिए? एक ही चाहिए,
और वो ढाल भी क्या चाहिए, अल्फा ही चाहिए। इसलिए आप समझिए कि क्या वक्र बनाया जा रहा है। तो वापस से मैं बोल देता हूं, अपने को क्वेश्चन ने बोला था कि त्वरण क्या दिया हुआ है, वो अल्फा दिया हुआ है। अल्फा कोई नियत राशि है, 2, 5, 10, 8, 20 कुछ भी होगा। तो त्वरण नियत है, त्वरण नियत मतलब वक्र की ढाल नियत, और ढाल केवल एक ही वक्र की नियत होती है, सरल रेखा की। बस सिंपल सा पॉइंट याद रख लो, ढाल नियत मतलब एक ही रेखा। अगर बहुत सारी रेखाएं हैं तो सबकी ढाल अलग अलग हो जाएगी। तो हमने त्वरण बना लिया। बताओ इसके बाद यहां तक आने के बाद अब मंदन होगा। अगर इसके बाद मंदन होगा, मंदन का मतलब वेग कम होगा। लेकिन बताइए कम होना है मतलब नीचे तो आना है, लेकिन नीचे ऐसे आएंगे, कैसे नीचे आएंगे? मंदन भी नियत दिया हुआ है, मंदन बीटा दिया हुआ है, तो नीचे तो आएंगे सरल रेखा से। तो बस प्यारी प्यारी रेखाएं बनाओ, अंत में वेग फिर से 0, प्रारंभिक वेग भी 0, अंतिम वेग भी 0। केवल रेखा का खेल है ये। और नहीं पता हो आज से याद कर लेना कि रेखा, वैसे तो बताया हुआ है एक ही रेखा होगी, एक ही स्ट्रेट लाइन होगी, तो तुम्हें स्पर्श रेखा बनानी नहीं है। स्पर्श रेखा तब बनाओ जब रेखा दिखे ही ना, तब बनाएंगे स्पर्श रेखा। और रेखा दिख रही है इसका मतलब एक ही रेखा है, तो ये वक्र बन जाएगा इसका। समझ रहे हो क्या? बताओ इस वक्र का क्षेत्रफल क्या देगा? ये त्वरण का मतलब इस वक्र की, ये सब और भी चीजें लिख लो एक बार। इस वक्र की ढाल मुझे कितनी माननी है? अल्फा, है ना? इस वक्र की ढाल बीटा नहीं बोलेगा कोई भी। क्या ये सरल रेखा -x की तरफ झुकी हुई है? तो ढाल माइनस में आएगी, इसीलिए मंदन माइनस में लिखा था ना अपन ने। वो सब चीजें जस्टिफाई हो जाएंगी कि भैया जो आप लिख रहे हो क्या क्या मतलब है इसका। समझ रहे हो? तो यहां से आपके पास मान आ जाएगा। और ये बताइए इसमें आप इसका अगर क्षेत्रफल निकालते, क्षेत्रफल मतलब समाकलन होता है, समाकलन। बताओ x का अवकलन v देता था, तो v का समाकलन x देगा। मतलब अगर इसका तुम क्षेत्रफल निकालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? दूरी मिल जाएगी। दूरी या विस्थापन सरल रेखा में सेम ही आएगा। तो इसका जो भी एरिया निकालोगे, इसका एरिया वो तुम्हें क्या देने वाला है? दूरी देने वाला है। दूरी मिल जाएगी। क्या हमारे पास अधिकतम चाल का अंतर था? बिल्कुल, ये बिंदु था। क्या तुम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो? क्षेत्रफल आ जाता हमारे पास। तो क्षेत्रफल से दूरी आ जाती, दूरी को समय से भाग दोगे, औसत चाल, औसत वेग, सब कुछ निकाल सकते हो क्वेश्चन में। समझ रहे होगे? अलग अलग तरीके हैं, वो क्या पूछा जाए सब आ जाएगा। मैं वैल्यूज भी लिख देता हूँ। बताओ ये मान कितना आया था इसका? अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये कुल समय क्या टी दिया हुआ था? कुल समय टी दिया हुआ था। तो बताओ इसका एरिया कितना आ जाएगा? फटाफट लिख लो। एरिया कितना आएगा? क्षेत्रफल 1/2, और बेस कितना है? आधार कितना है? टी, और ऊंचाई कितनी है? अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये दूरी आ जाएगी भाई, ये दूरी का मान आ जाएगा। और अगर ये दूरी है, इसको समय टी से भाग दे देना, तो औसत चाल, औसत वेग भी मिल जाएगा। सब राशियां आ सकती हैं, मतलब है ना। त्रिभुज का एरिया आता ही होगा आपको, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये अपने पास मान आ जाएगा, है ना। और मैं बोल रहा हूँ तरीके तो बहुत सारे हैं ही। वक्र बना लेना, लोग बाग वक्र से भी चीज़ें सिखाते हैं, सीख सकते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो याद रखना है अपने को, कोई भी प्रश्न आए, कैसा भी प्रश्न, आप समीकरण पहचानना सीखो कि भाई इसका कौन सा समीकरण लगाओगे, कैसे आंसर आएगा। जैसे इसमें कोई डाउट है तो बोल दो। अपने को वक्र बनाना था, क्वेश्चन ने बोला त्वरण नियत है। कोई भी राशि आपको दी हो और कुछ ना बोला हो ना, तो वो नियत ही मानना है। जैसे त्वरण अल्फा है, अल्फा का कुछ निश्चित मान होगा, तो त्वरण नियत मतलब सरल रेखा आना चाहिए, वेग का वक्र, क्योंकि वेग की ढाल नियत दे रखी है सरल रेखा। और ये दूसरी भी सरल रेखा आएगी, लेकिन मंदन है इसलिए चाल कम हो रही है, और इधर झुकी हुई है तभी माइनस लग जाएगा। तो सब याद कर लेना। अब इसी में जो है ना, तुम और भी चीज़ें सीखते चलो और फटाफट बताते चलो। एक अगला प्रश्न लिखो, है ना। पहले सारे स्टैंडर्ड प्रश्न हैं ये, जितने भी कर रहे हैं ना, ये सब हर बुक में मिलेंगे आपको, और हर कोई पूछेगा आपसे। अगले प्रश्न में आप लिखिए, यदि लकड़ी के गुटके को भेदने के पश्चात, यदि लकड़ी
के टुकड़े को भेदने के पश्चात गोली अपनी चाल का 1/10वां भाग खो देती है। गोली अपनी चाल का 1/10वां भाग खो देती है। तब कितने ऐसे लकड़ी के गुटके रखने पर गोली को रोका जा सकता है? कितने ऐसे लकड़ी के गुटके को रखने पर गोली को रोका जा सकता है? तो वापस से आंसर में लिखते चलिए। बोलिए, क्वेश्चन ने बोला है लकड़ी के गुटके, एक बनाइए, लकड़ी का कोई टुकड़ा है अपने पास, है ना, और लकड़ी का टुकड़ा है और इसमें इसकी कुछ लंबाई मान लो कितनी है, x है, और इसके आगे एक जुल्मी गोली आई और ये गोली चलाई है तुमने। गोली की चाल मान लो कुछ, गोली की चाल कितनी है, u है, और इस लकड़ी को ये भेदती है। भेदने के बाद कितना भाग खो देती है? 1/10 भाग। तो बाकी कितना रह जाएगा फिर? हाँ, बिल्कुल सही बात है। u में से u/10 माइनस करोगे, बाकी कितना रह जाएगा? 9/10। 1/10 भाग खो दिया तो बाकी कितना रह गया? 9/10 भाग बाकी रह गया। वही 1 में से 9/10 माइनस कर दिया है, तो ये बाकी रह गया। ये तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है। फिर वापस से अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? ऐसे कितने लकड़ी के गुटके लगाएं? तो मान लीजिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा n लकड़ी के गुटके लगा दिए। n का मान चाहिए, होना क्या चाहिए? गोली इससे गुजरेगी, गोली की प्रारंभिक चाल तो u है, लेकिन अंत में गोली की चाल कितनी हो जानी चाहिए? रोकना है उसे। तो n का मान अगर तुम बता देते हो, आंसर आ जाएगा। बताइए, अगर एक गुटके की लंबाई x थी तो n गुटकों की लंबाई nx हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो समझ में तो आ ही रहा है, आप बनाते भी चलो, प्रेम भाव से राधे राधे बोलते चलो और बनाते चलो कि भैया एक लकड़ी का गुटका आया, उसको भेद दिया गया और 1/10 भाग चला गया, तो बाकी इतना रह गया 9/10। फिर हमने n ऐसे टुकड़े लगाए, और n ऐसे टुकड़े लगाओगे, करना क्या है? गोली को रोकना है अपने को। तो पहले चाल कितनी थी? u रुक जाएगी, तो अंत में चाल कितनी हो जाएगी? 0। बताओ, ये आपको चित्र दिया गया है, इस पूरे सवाल में कौन सी राशि नहीं दिख रही है? अगर आप जाग रहे हो, क्या आपको टाइम दिख रहा है? पूछा गया है, न टाइम के बारे में कोई चर्चा की गई है, न कुछ बोला गया है। वो समीकरण लगाना जिसमें टाइम नहीं आता है। समय किस में नहीं आता है? तीसरे समीकरण में। वो लगाते ही आंसर आ जाएगा। तो 2 निकाय हैं, 2 बार लगाने वाला हूं मैं। बताओ, पहले समीकरण में तीसरा, मतलब पहले निकाय में तीसरा समीकरण अगर लगाता मैं, तो क्या होता है? तीसरा समीकरण मतलब v², v मतलब इस राशि का स्क्वायर। तो ये लिख दिया मैंने, v² माइनस u² बराबर 2as। क्या s की जगह x आ जाएगा? x आ जाएगा। पहले निकाय का समीकरण। कुछ डाउट है तो पूछ लो, बाकी आंसर आने वाला है। फिजिक्स खत्म है तो मैथ्स है, जिसकी जैसी मैथ्स वैसे उसका आंसर। समीकरण तो तीसरा लगाना है भैया, उसमें कुछ है नहीं। ऐसे ही दूसरे निकाय में भी लगा दो। दूसरे निकाय में अंतिम वेग कितना होगा? अंत में तो गोली को रोकना है सर, 0² v² माइनस u² बराबर 2a। इस बार s की जगह क्या लिख देना? nx। कुछ भी डाउट हो, मन में कोई पापी विचार आए तो पूछ सकते हो, क्योंकि सवाल ने समय दिया नहीं है, इसलिए तीसरा समीकरण। पहले निकाय में अंतिम वेग क्या है? 9u/10 का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग क्या है? u² बराबर 2a। एक ही गुटका है तो s की वैल्यू x।
अंत में गोली को रोकना है तुम्हें तो n गुटके लगा दो, अंत में रुक गया तो अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग u है, u से चलना चालू किया है वो, है ना। तो u v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a और x का मान इस बार कितना हो जाएगा, n गुणा x हो जाएगा। सॉल्व कर लो, तुम्हें जैसे भी सॉल्व करना आता हो। बताओ इस ऊपर वाले समीकरण को थोड़ा सा अगर मैं सुंदर बनाऊं, नीचे ये 10 का स्क्वायर 100 होता है क्या? अगर नीचे 100 एलसीएम ले लूं तो ऊपर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 यू स्क्वायर, 81 यू स्क्वायर माइनस 100 यू स्क्वायर बराबर 2ax। समझ रहे हो? 100 एलसीएम लूंगा तो 100 इधर गुणा हो जाएगा, बस आंसर आ गया। देखो इधर माइनस यू स्क्वायर तो माइनस यू स्क्वायर ही रहेगा। क्या इधर एक n दिख रहा है, n के साथ गुणा क्या हो रहा था, 2ax, और क्या 2ax का मान ये है, तो ये वाला मान इधर रखने वाला हूँ मैं बस। और ये मान बताओ 81 माइनस 100 तो ऊपर आएगा माइनस 19 यू स्क्वायर बटा 100। 2ax का मान ऊपर से नीचे रख दिया और कुछ नहीं किया है। 2ax का मान तो माइनस यू स्क्वायर की जगह माइनस यू स्क्वायर लिखा है, n की जगह n लिखा है, 2ax का मान ऊपर वाले समीकरण से 2ax का मान लिखा है, लेकिन 81 माइनस 100 को मैंने माइनस 19 लिख दिया है ना। 81 माइनस 100 आंसर आ गया। यू स्क्वायर को ले गया, ले जाने दो, माइनस माइनस को ले गया, ले जाने दो, n का मान आ गया 100/19। 100 दूसरी तरफ आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, 19 नीचे आ जाएगा। तो 100/19 का मान 5.2, क्योंकि अगर 100/20 होता तो मान 5 आता। नीचे वाली संख्या तुम 20 से छोटी कर दोगे, आंसर 5 से बड़ा आएगा। 5.2 मतलब कितने गुटकों की जरूरत पड़ेगी, 6 गुटके। 5 गुटके के बाद वो रुकेगा नहीं, यानी कंजूसी में 5 ही गुटके लगा दिए, फिर शहीद हो जाओगे तुम। समझ रहे होगे? यहाँ पे तुम खड़े हो गए, आगे 5 गुटके लगा दिए, 5 गुटकों में नहीं रुकेगा, छठे गुटके का भी थोड़ा सा अंश काम में लिया जाएगा। तो न्यूनतम गुटकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो न्यूनतम गुटकों की संख्या, वो न्यूनतम गुटके जो हैं वो 6 आएंगे भैया। तो न्यूनतम गुटकों की संख्या 6। अगर 9.2 आता तो 10 हो जाती, 3.4 आता तो 4 हो जाती। तो याद रखिए गुटकों की संख्या जो है उसका फॉर्मूला है कि किस तरीके से राशियां हैं वो ज्ञात कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा। कुछ डाउट है तो बोलो, समय में निकाल लेना। और वैसे तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है एक, n²/2n-1। गुटकों की संख्या का ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेना, आप अलग से लिख लो ऐसे। ये गुटकों की संख्या का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है n²/2n-1। इससे डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हो। समझ रहे हो क्या? n क्या होता है, जैसे चाल कितनी कम हो रही है, 1/10 कम हो रही है बोला था ना। तो चाल अगर 1/10 कम हो रही है तो ये जो 10 है, इसी 10 तुम्हें ये 10 को ही किसका मान मानना है, n का। तो यहाँ पे n का मान 10 रख देते हैं। 10 का स्क्वायर, क्या ये 100/19 आ रहा है? 10 का स्क्वायर 100, 2 × 10 20, 20 - 1 19। पहले भी तो 19 यही आंसर आया था ना, 100/19। अभी भी कितना आंसर आएगा, 100/19। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर जागोगे ना तभी समझ में आएगी। ये है शॉर्ट ट्रिक, ऐसे मेरे मन से बनाया गई शॉर्ट ट्रिक है। ये मत पूछना कैसे आई, मेरे पास क्या है, मैथ्स भरपूर है और दिमाग की मेरे पास कोई कमी है नहीं। जब दिमाग तुम्हें भगवान बांट रहा था, मुझे भी, तुम तो कबड्डी खेलने चले गए, मैं भगवान जी के चरणों में बैठ गया। भगवान जी दिमाग दिमाग दिमाग, अगले को मिल गया, अगला कबड्डी खेलते रह गया। तो ये डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक है, वैसे भी आप निकाल सकते हो। और ये शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है। कल को कोई सवाल बोल दे कि भैया एग्जाम्पल में ऐसा कोई कुछ बोल दे कि कल को एग्जाम्पल आ जाए अपने पास कि गोलियों की चाल भेदने के बाद 1/20 से कम हो जाती है, तो इस बार n का मान कितना हो जाएगा, 20। n गुटकों की संख्या नहीं है, n का मान 20 है। गुटकों की संख्या का तो हमने फॉर्मूला बताया है, n²/2n-1। तो 20 का स्क्वायर 400 और 2 × 20 40 - 1 39। यही गुटकों की संख्या हो जाएगी। उसको देख लेना वो कितना आता है, 40 0 0 5, तो 5.5 आएगा। 5.5 मतलब लगभग 6 गुटकों की जरूरत पड़ जाएगी आपको।
तो कोई भी क्वेश्चन आए गुटकों का सवाल हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या है, n²/2n-1। n कहाँ से मिलेगा, गोली की चाल कितनी कम हो रही है, 1/5 कम हो रही है, तो n का मान यहाँ पे 5 रख देना। 1/8 कम हो रही है, n का मान 8 रख देना, सॉल्व कर लेना। और कोई बोले समीकरण, बिल्कुल समीकरण तो आ ही सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन और सवालों को सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी इसमें जो है ना अपन, मैं एक अब वक्र का प्रश्न दे रहा हूँ। वक्र सब पढ़ लिया अपन ने, तो अब ये गति के समीकरण, वक्र, अवकलन, समाकलन सबके मिले जुले सवाल मिलेंगे। अपना भरपूर दिमाग लगाना। अब क्या है, अपने को हर सवाल में सोचना है, समझना है कि क्या क्या पूछा जा रहा है और प्रैक्टिस करनी है भाई। देखो ठीक है, तो प्रैक्टिस करो। अलग अलग सवाल मैं दे देता हूँ आपको। ये v दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में और t दिया हुआ है सेकंड में, बनाइए। और ये एक सुंदर सा वक्र दिया हुआ है, ये एक वक्र बना लीजिए और इनमें मासूम बिंदु बना लेना, a, एक मासूम b, c और d। और ये मान दिया हुआ है 1000 मीटर प्रति सेकंड, और ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है 20 सेकंड, ये 120 सेकंड। ये आपको वक्र दिया हुआ है और एक दो राशियां इसमें आप बता दो मेरे को। ठीक है, तो इसमें ये वक्र बना लो और वक्र के आगे आप ऐसे लिख लो, है ना, क्वेश्चन में लिख लो कि रॉकेट ऊपर की ओर चित्र अनुसार गति करता है। ये किसकी गति दे रखी है, रॉकेट की गति दे रखी है। तो रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है और चित्र अनुसार गति कर रहा है। रॉकेट ऊपर की ओर चित्र अनुसार गति करता है, तो रॉकेट ऊपर जा रहा है चित्र अनुसार। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट में लिखो v है, v है, क्या है v? v चाल है कि वेग है, ये पूछा है। v चाल है कि वेग है, क्या है v? v है, आंसर में लिख लेना वेग है। वेग क्यों है? क्योंकि चाल कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। क्या यहाँ पे v का मान नेगेटिव दिख रहा है क्या? तो वो चाल नहीं हो सकती है। यानी ये वक्र किसका दिया होगा, वेग का। तो लिख लेना v क्या होगा, आंसर लिख लेना v है वेग, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो छोटे छोटे प्रश्न सब पढ़ लिया है और एग्जाम में ना तुम्हारे से डायरेक्ट पूछ ही नहीं जाएंगे, प्रश्न आएंगे तो अप्लाई करो, अपने ज्ञान से आंसर लाओ। तो वेग क्या, v क्या है यहाँ पे, v यहाँ पे, क्योंकि चाल की भी यही इकाई है, वेग की भी यही इकाई है, तो ये क्या मानना पड़ेगा, वेग। अगर ये चाल होती तो सारा वक्र प्लस में ही आना चाहिए था। तो ये v क्या होगा, यहाँ पे वेग होगा। चलो दूसरा आप लिखिए कि दूसरे में आप लिखिए त्वरण व मंदन के मान ज्ञात करें। त्वरण व मंदन के मान ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न लिखिए त्वरण व मंदन का मान ज्ञात करें। त्वरण व मंदन का मान ज्ञात करें। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और नोट्स में जितने सवाल है ना वो बार बार कर लेना और इनसे हताश निराश उदास होने की ज़रूरत नहीं है। खुद से कुछ नहीं करना है अपने को, बस गुरुजी जो सिखा रहे हैं घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस कर लेना भैया। समझ रहे हो गया, सब हो जाएगा। बस नोट्स के क्वेश्चन बार बार करना, बार बार। तो दूसरे सवाल में हमें त्वरण और मंदन पूछा हुआ है, त्वरण और मंदन। पहले बताइए त्वरण का मतलब क्या होता है। त्वरण का मतलब होता है चाल का बढ़ना और मंदन का मतलब क्या होता है, चाल का घटना। अब मेरे को पहले देख के बताइए त्वरण हो कहाँ कहाँ पे रहे। ए से बी में चाल बढ़ रही है कि कम हो रही है, कैसे बढ़ रही है। ए पर चाल कितनी है, ए पर चाल कितनी है, 0। ए पर चाल है 0। बी पर चाल कितनी है, बी पर चाल है 1000। तो 0 से 1000 मतलब 0 से बढ़ के 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 बढ़ रही है ना चाल। तो पहले यहाँ सब चीज़ लिखते जा रहा हूँ मैं। त्वरण कहाँ कहाँ त्वरण हो रहा है, ए से बी में क्या हो रहा है, त्वरण। कोई पूछे क्यों हो रहा है त्वरण, तो बताना अगले को कि चाल क्या हो रही है, बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है चाल, ए पे 0 थी चाल और फिर ए से थोड़ा आगे 0, 10, 20, 50, 60, 100, 200, 1000। एक और तरीका भी है त्वरण निकालने का। त्वरण में बताओ वेग और ए की दिशा क्या होती थी,
त्वरण चाहिए तो v और a की दिशा, मंदन चाहिए तो v और a की दिशा क्या होती थी? अगर विपरीत होगी तो क्या होगा? मंदन। और समान दिशा होगी तो क्या होगा? त्वरण। आता है क्या ये? तो त्वरण निकालने का एक और तरीका था, ये तो पहला तरीका है, तुम चाल देख लेते। दूसरा तरीका ये, बताओ a से b में v का चिन्ह क्या है? v का चिन्ह a से b में प्लस है, प्लस। यहाँ पे 0 था, फिर +100, +200, +300, +400, +500, +1000। कल से नहा के आना है। तो 0 से 1000 मतलब v किस में है? प्लस में। ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए मैं चाहता हूँ तुम डॉक्टर बनो यार, क्योंकि ऐसा नहीं समझाएगा, आप खुद से नहीं समझ पाओगे, या तो पहले से आता हो। और बुक वुक पढ़ के ऐसे नहीं समझ में आता किसी को। बुक पढ़ के लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनना होता तो पहले ही पढ़ लेते, तो बुक वुक नहीं पढ़ पाता कोई, इसलिए आप सुनोगे नहीं तो कैसे समझोगे। तो 0 से मतलब a से b में v क्या है? प्लस। और बताओ क्या इसका ढाल, क्या इस वक्र की ढाल a देगा? क्या v का अवकलन a होता है? क्या इस वक्र की ढाल a देगा? बिल्कुल देगा। तो बताइए क्या ये वाली सरल रेखा प्लस की तरफ झुकी हुई है? तो इसकी ढाल, जिसको आप बोलते हो त्वरण, वो भी किस में आएगा? प्लस में। इसका मतलब क्या है? तुम भाग भी प्लस में रहे हो, धक्का भी प्लस में लग रहा है, चाल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो फिर त्वरण होगा कि नहीं होगा? होगा। दोनों तरीके से सीख लो, क्योंकि अभी कुछ कंफ्यूजन आएगा इसलिए सब बता रहा हूं मैं आपको। बताइए कि b से c में क्या होगा? b से c में मंदन होगा कि नहीं होगा? मंदन होगा। बताइए b पे चाल कितनी थी? 1000 से कम होके 900, 800, 700, 500 और c पे चाल 0। एक तो डायरेक्टली दिख रहा है सर चाल क्या हो रही है? कम हो रही है। दूसरा चिन्ह से दर्शा दो। बताओ b से c के बीच में v का चिन्ह क्या था? b से c के बीच में v का चिन्ह ना क्या हो गया? b से c में v का चिन्ह क्या था? प्लस ही था। तुम बोलो b पर वेग कितना था? +1000। फिर कितना हुआ? +900, +800, +700, +400, +200 और +0। उसके बाद 0 के नीचे जाएगा तो इधर क्या आता है? -100, -200। तो b से c में v का चिन्ह तो क्या है? प्लस है। लेकिन बताओ ये सरल रेखा अपना प्यार किधर झुकी है? सरल रेखा। तो अगर ये माइनस की तरफ झुकी है तो इसकी ढाल को a लिखते हैं। ढाल को a कैसे लिखते हैं? वो तो याद किया है हमने, v का अवकलन a होता है, तो v की ढाल a होती है। क्या तुम भाग प्लस में रहे हो और धक्का माइनस में लग रहा है, तुम भाग आगे रहे हो, खींच में पीछे रहो, तो मंदन ही होना चाहिए। प्लस माइनस विपरीत दिशा में होता है, तुम भाग आगे रहे हो और खींचा मैंने पीछे, इसका मतलब मंदन हो रहा है। वैसे भी आ जाएगा। इसीलिए आखिर में c से d बताओ, c से d में त्वरण होगा कि मंदन होगा? c से d में त्वरण की मंदन, c से d में त्वरण की मंदन, c से d में त्वरण होगा। कैसे त्वरण होगा? c से d में दोनों ही माइनस है। c से d में v भी क्या है? माइनस। नहीं दिख रहा v माइनस में? 0 के बाद -100, -200, -300 और a का मान भी किस में दिख रहा है? ये किधर झुकी हुई है? माइनस की तरफ झुकी हुई है। समझ रहे हो? दोनों ही माइनस में मतलब दोनों की दिशा समान, दोनों की दिशा समान, उसे त्वरण बोलते हैं अपन, त्वरण। और आप इतना, ये तो क्या है, मैं बिल्कुल डिटेल में जा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में। आप तो देख के बताओ। देखो चाल के पास ना केवल परिमाण होता है, चाल के पास केवल संख्या होती है। चाल मतलब रफ्तार। मेरी रफ्तार -10 है मतलब गधे हो आप। रफ्तार या तो 0 होगी कम से कम, माइनस क्यों बोल रहे हो? अगर कम है रफ्तार तो 0 बोलो, और ज़्यादा है रफ्तार तो प्लस में बोलो। तो चाल के साथ चिन्ह नहीं लगाना है। मैं आपसे बोलता a पर चाल कितनी है? 0। b पर चाल कितनी है? 1000। चाल बढ़ गई 0 से 1000, चाल बढ़ गई तो त्वरण। b से c में चाल, सर b पर चाल 1000 थी, c पर चाल 0 थी, 1000 से 0 चाल घट गई, मंदन। अब c और d पे चाल, मान लीजिए ये बिंदु दिया होता तुम्हें, ये बिंदु दिया होता मान लो -50, मैं बोलता c पर चाल कितनी है और d पर चाल कितनी है? तो c पर चाल 0 और d पर चाल 50 बोलेंगे, -50 नहीं बोलेंगे। चाल होती है रफ्तार, माइनस क्या बता रहा है? दिशा। बताइए c पर चाल 0, d पर चाल 50, क्या 0 से 50 चाल बढ़ गई? उसको त्वरण कहते हैं, त्वरण। समझ रहे हो क्या? कोई बोले माइनस किस लिए? भैया विपरीत दिशा में होगी। समझ रहे हो क्या? तो रफ्तार इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अगर कंसेप्ट क्लियर हो। स्पीड का मतलब रफ्तार मतलब केवल संख्या देखो, संख्या 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 संख्या, और संख्या यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे संख्या 50 थी, बढ़ गई क्या संख्या? त्वरण।
यहाँ पे संख्या 1000, यहाँ पे संख्या 0, घट गई संख्या मंदन। यहाँ पे संख्या 0, यहाँ पे संख्या 1000, बढ़ गई चाल वाली संख्या, वी वाली संख्या बढ़ गई त्वरण। आएगा, मिस्टेक नहीं होगी अगर सीखा हुआ होगा चीज़ें तो, है ना। अभी लेकिन हमें मान भी निकालना था, तो मान भी निकालना था, तो चीज़ें आप फटाफट इसमें और बता दो मेरे को। ये बताओ त्वरण क्या वैल्यू भी चाहिए हमें, तो ए का आंसर लिख लो। हमें ये तो पता ही है ए का आंसर ढाल के बराबर आएगा। ए का आंसर किसके बराबर आएगा? ढाल के बराबर। हम बात करते हैं पहले ए से बी की। ए का आंसर ढाल के बराबर कैसे आएगा? हमने बताया है वी का अवकलन क्या होता है? ए। अवकलन का मतलब ढाल होता है। ढाल का आंसर आता है डब्बा टेन थीटा। ढाल का आंसर आता है डब्बा टेन थीटा। बताइए ए बी में, ए बी वाली लाइन किधर झुकी हुई है? प्लस की तरफ, तो डब्बे में भी क्या लिखना पड़ेगा? प्लस। और इस ए बी वाली लाइन का टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। ए बी वाली लाइन का लंब 1000 है, आधार 20 है, तो 1000 बटा 20 यानी कि कितना आ जाएगा? प्लस 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण होगा ए से बी में, त्वरण होगा, और त्वरण कितने का होगा? 50 का होगा। एक एक राशियां समझ लेना, सुन लेना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना भाई। ए से बी बताओ, बी से सी में भी हमें ए ही निकालना है। हमें पता है कि ए का मान ढाल के बराबर होगा। वो हमें कैसे पता है? वी का अवकलन ए होता है, वी की ढाल ए होती है। ढाल का आंसर हमेशा होता है डब्बा टेन थीटा, और डब्बे में इस बार बी से सी में माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये बी से सी वाली लाइन माइनस एक्स की तरफ झुकी हुई है। बताओ बी से सी का भी टेन थीटा लिखना है, तो बी से सी वाली लाइन, इसके लिए भी लंब तो यही आएगा। बी से सी वाली लाइन देखोगे तो लंब वही आएगा 1000, लेकिन आधार इस बार 100 आएगा, क्योंकि 20 से 120 की दूरी 100 आ जाएगी। तो 1000 बटे 100 कितना आ जाएगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस, कभी भी त्वरण में माइनस दिखे ना तो दुनिया वाले हमेशा उसे मंदन बोलते हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि माइनस दिखे, लेकिन सामान्यतः ऐसे चलन है, 10वीं से पहले भी यही था। तो अभी याद करना है कि अगर कोई बोले कि मंदन का आंसर बताइए, ये ना यहाँ पे 2 चीज़ें लिख लेना है, सब काम की बातें हैं। मान लो मैं बोलता मंदन बताइए, तो इसका मतलब है मुझे पता है आंसर माइनस में आएगा, तो फिर वहाँ पे माइनस मत लिखना। तो मंदन का आंसर मैं केवल कितना दूंगा? 10। अगर मंदन मैंने बोला है, इसका मतलब आंसर माइनस में आया है, मुझे पता है। माइनस में कितना आया है बताओ। जैसे मैं पूछता तुम्हें फ़ायदा हुआ है कि हानि हुई है, तो अब मेरे को पता ही नहीं था फ़ायदा हुआ है कि हानि हुई है। तुमने बोला प्लस 10 रुपये आ गए मेरे पास, तो मैं बोलूँगा फ़ायदा, और माइनस 10 रुपये मतलब हानि। लेकिन मैं पूछता हानि कितनी हुई, तो तुम -10 मत बोलो, हानि पता है मेरे को माइनस में आएगी। हानि कितनी हुई बोलो 10 रुपये की, यही तो आंसर दोगे ना। तो मंदन पूछा है मैंने, आंसर माइनस में आएगा पता है मेरे को, कितना आएगा माइनस में? 10 आएगा। लेकिन मंदन हो रहा होता और मैं त्वरण पूछ लेता, मतलब सर आपको पता ही नहीं है कि त्वरण हो रहा है कि मंदन, इसका मतलब मैं आंसर दूंगा -10। फिर मैं समझूंगा अच्छा पूछा मैंने त्वरण था, आंसर -10 आया है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा? मंदन हो रहा होगा। सुन रहे हो क्या? सवाल पढ़ लेना अच्छे से कि क्या पूछ रहा है। मंदन पूछ रहा है मतलब उसे मालूम है कि हानि हो रही है, कितने की हो रही है वो बताओ बस। और त्वरण पूछ रहा है, इसका मतलब उसे पता ही नहीं है त्वरण हो रहा है कि मंदन हो रहा है, तो चिन्ह के साथ आंसर दीजिए। तो छोटी छोटी बातें याद रखना है। जो बी से सी की ढाल आएगी, जो बी से सी की ढाल आएगी, वही ढाल सी से डी की भी आएगी। एक ही तो सरल रेखा है। क्या बी से सी का आंसर -10 आया था, तो फिर सी से डी का आंसर भी, सी से डी का आंसर भी ए का आंसर कितना आएगा? -10, सेम ही आ जाएगा। तो वो आप देख लीजिए। इसमें 1-2 प्रश्न और दे रहा हूँ इसी वक्र में। कुछ डाउट है तो प्लीज़ मेरे से बातें करो, ऐसे मन ही मन मेरे को कुछ मत बोलो। सब हिंदी में समझा दूंगा मैं, हिंदी में सब समझा दूंगा। हिंदी तुम्हें आती होगी, सब समझा दूंगा। बस वो घर पे जाके खुद से सवाल हल करना और सुनते चलो बस कि क्या क्या बताते जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज़ आ जाएगा। तो ये वक्र दिया हुआ है अपने को। उसके बाद अब मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलना चाहता हूँ। तो आप क्या कीजिए, अगला प्रश्न लिखिए। इसी का ये दूसरा प्रश्न था, इसी वक्र का तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में लिखिए
तीसरे प्रश्न में लिखिए रॉकेट की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। रॉकेट की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। रॉकेट की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्वेश्चन ने बोला था ना शुरुआत में रॉकेट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो रॉकेट ऊपर जा रहा है, उसकी हमें अधिकतम ऊंचाई चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे 2-3 तरीके, ये वक्र है और इसका आंसर लिखते हैं अपन। चलिए तीसरे प्रश्न का आंसर लिखना है अपने को, है ना, ऊंचाई चाहिए अपने को। अच्छा पहले ये बताओ आप मेरे को, इसमें रॉकेट ऊपर जा रहा है ये लिखा हुआ था क्वेश्चन ने, आप मेरे को उसका चित्र वित्र बना के बता सकते हो थोड़ा बहुत, ताकि अपने को कुछ पता लग जाए, या चित्र भी छोड़ो, आप बताओ मेरे को अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना होता है। अधिकतम ऊंचाई पर साथ में लिखते चलेंगे, वेग कितना होता है 0, क्योंकि अगर वेग होता तो और ऊपर जाता। तो बताइए वेग 0 कहाँ दिख रहा है, वेग 0 कहाँ पे दिख रहा है, बी पर तो वेग 1000 है देखो। सी पर वेग कितना है 0, ए पर भी 0 है, लेकिन ए तो प्रारंभिक बिंदु है। वापस से कब वेग 0 हुआ होगा, सी पर। यही सी जो है इसी को बोलोगे अधिकतम ऊंचाई, ये है अधिकतम ऊंचाई। सर ये कैसे कह रहे हो सर, देखो ये बी तो ऊंचा है, तो बी होना चाहिए अधिकतम ऊंचाई, ये सी कैसे अधिकतम ऊंचाई का बिंदु है। तो इसको कहते हैं भावनाओं के साथ खेलना, समझ रहे हो क्या। ये वक्र ऊंचाई का नहीं है, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, वेग। इस बिंदु का वेग सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वेग में ये कहाँ पे है, सबसे ऊपर। ये ऊंचाई की बात थोड़ी ना कर रहा है, तो ये वेग सबसे ज़्यादा है। इस बिंदु का क्या सबसे ज़्यादा है, वेग। इससे तुम ये नहीं बता सकते इसकी ऊंचाई भी सबसे ज़्यादा है, नहीं। वो ऊंचाई h लिखा हुआ है क्या, मान लो यहाँ पे कल को h लिखा होता ऊंचाई, तब आप बोलते हैं हाँ इस बिंदु की ऊंचाई क्या है, सबसे ज़्यादा। लेकिन वहाँ पे ऊंचाई तो लिखी नहीं हुई थी, वहाँ पे तो क्या लिखा हुआ था, वेग। इसलिए हमने दिमाग लगाया कि ऊंचाई को वेग के पदों में बताओ, क्योंकि दिया तुम्हें वेग है। तो ऊंचाई वेग के पदों में जब देखी तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना होता है, 0। ये समझ लेना, ये मत बोलना सर देखो ये तो पहाड़ है, पहाड़ पे जाओगे, आप खुद ही बताओ सर पहाड़ पे जाओगे तो यही तो होता है सबसे अधिकतम ऊंचाई। तो ये पहाड़ नहीं है गधे, ये वेग का वक्र है, वेग। तो इस बिंदु का वेग क्या है, सबसे ज़्यादा। ऊंचाई पे वेग सबसे ज़्यादा नहीं होता है, अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना होता है, 0। तो वेग के पदों में इस बिंदु सी की ऊंचाई क्या होगी, सबसे ज़्यादा। सुन रहे हो क्या, कंफ्यूज नहीं होने का। कल को मैं यहाँ पे ऊंचाई लिख देता फिर तो सही था, सर ऊंचाई सबसे ज़्यादा किसकी है, बी की। कल को यहाँ पे त्वरण लिख दिया, त्वरण, तो ऐसे नहीं बोलने का इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। त्वरण लिखा है तो इस बिंदु का त्वरण सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे बल लिख दिया तो इस बिंदु का बल सबसे ज़्यादा है। ऊंचाई सबसे ज़्यादा थोड़ी ना है, ऊंचाई तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी कि यार बल से ऊंचाई का क्या लेना देना है, कुछ लेना देना नहीं है। तो बल का वक्र में ऊंचाई नहीं पूछेगा तुमसे, समझ रहे हो क्या। वेग और ऊंचाई में लेना देना है, इसलिए ऊंचाई पूछ ली उसने कि तुम्हें पता होगा अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना होता है, 0। अरे समझ में आ रहा है क्या, याद करना है, अपनी मन माफिक नहीं। सर ये ऊपर दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है तो उसका वेग ज़्यादा है, क्योंकि वेग दर्शाया हुआ है। और अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना होता है, 0। तो बिंदु सी पर वेग कितना होगा, 0। बिंदु सी ही क्या है, अधिकतम ऊंचाई का बिंदु है। अब ये बताओ मेरे को, ऊंचाई चाहिए मेरे को, ऊंचाई। ऐसे याद है क्या, x का अवकलन v होता था, तो v का समाकलन वो क्या होगा, x। क्या x मीटर में होता था, क्या ऊंचाई भी मीटर में होती थी, यानी कि हमें यही x निकालना है। और हमें v दिया हुआ था, v, तो v से x निकालना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, समाकलन। समाकलन का मतलब क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। कहाँ तक का क्षेत्रफल, c तक का क्षेत्रफल, क्योंकि c ही क्या है, अधिकतम ऊंचाई है। तो बस इसके आगे हमने लिख दिया कि h मैक्स अधिकतम ऊंचाई वो किसके बराबर होगी, एरिया के बराबर। कहाँ तक, c तक, क्योंकि c ही क्या है, अधिकतम ऊंचाई का बिंदु है। कोई पूछे कैसे पता कि एरिया निकालना है, तो बोलने का पगले पहली क्लास में बताया था, x का अवकलन v का समाकलन x। तो v दिया हुआ था, है ना, वक्र में v दिया हुआ था, तो v का समाकलन करना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। क्या इस प्यारे से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना, 1/2।
आधार है 120 और ऊंचाई थी 1000। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आ जाएगा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर आ जाएगा ना। 120/2 60, 60 और 1000, 1000 को किलो लिख दो। अब कुछ भी पूछ सकता है। मैं आपसे ये पूछ लेता कि बताओ केवल ए से बी में उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ए से बी तक की ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्षेत्रफल ही है, तो केवल क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक का निकालते हैं, ए से बी तक का। मैं बोलता बी से सी तक में कितनी ऊंचाई होगी, इसका मतलब बी से सी का आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिर से बताओ मेरे को, ये जो आपको दिख रहा है इसमें बताओ रॉकेट किस रास्ते में ऊपर गया होगा, किस रास्ते में नीचे गया होगा। सर ए से बी में ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और बी सी डी में नीचे आता हुआ दिख रहा है। ऐसे जिसको दिखा ना उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, समझ रहे हो गया। ये वक्र थोड़ी ना उसके चलने का, ये तो वेग का वक्र है। तो क्या अधिकतम ऊंचाई आने तक चीजें ऊपर ही जाती हैं? क्या सी अधिकतम ऊंचाई है? तो ए बी सी, सर नहीं, ए बी सी में तो सर नीचे आ गया। नहीं, वो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं लोग बाग। ए बी सी तीनों हमेशा, ए बी सी में हमेशा कण किधर जाएगा, ऊपर। और सी से डी में अधिकतम ऊंचाई के बाद किधर आएगा, नीचे। तो ए बी सी वाला रास्ता कौन सा होगा, ऊपर जाने का। और सी से डी वाला रास्ता किधर होगा, नीचे आने का। ऊपर जाने वाली दिशा को प्लस माना है मैंने। देख लो ए बी सी में वेग हमेशा प्लस में होगा, क्योंकि कण हमेशा किधर जा रहा है, ऊपर। जब नीचे आओगे तो नीचे वाली दिशा माइनस मानते हैं लोग बात, इसलिए सी से डी का वक्र किधर है, नीचे। वेग कितना है, माइनस में। तो कण ऊपर किस रास्ते में जा रहा होगा, ए बी सी रास्ते में ऊपर जाएगा, सी से डी रास्ते में नीचे आएगा। वो मैं एक आखिरी बार समझाऊंगा। वैसे तो आपको जबरदस्त नींद आ रही है, लेकिन फिर भी समझाऊंगा। इधर आप सुन लो एक आखिरी बार। बताओ रॉकेट ए से चलना चालू किया, ए पे प्रारंभिक चाल कितनी थी, ए पे प्रारंभिक चाल कितनी थी, 0 थी। बताओ ए से बी का त्वरण निकाला था ना 50। तो मैंने आपको पहली कक्षा में बताया था एकविमी गति की चलने के लिए दो चीज़ों में से एक चीज़ चाहिए, या तो यू चाहिए या तो ए चाहिए। रॉकेट के पास यू तो था नहीं, इसका मतलब वो चला होगा त्वरण के कारण। तो ए से उसके पास बी तक त्वरण रहा होगा कितना, 50 का। ये निकाल लिया है हमने, ए से बी का त्वरण निकाला था। तो रॉकेट, ऐसा मानो कि रॉकेट पहले तो चल नहीं रहा था, फिर उसमें तेल वेल डला होगा। तो तुमने इंजन ऑन किया होगा रॉकेट का, तो तेल जला होगा, उस तेल जलने से त्वरण आया होगा। रॉकेट चला होगा तो त्वरण आया होगा। त्वरण आते आते चाल बढ़ते बढ़ते बी पे चाल कितनी हो गई, 1000। क्योंकि तुम रॉकेट चला रहे थे, इसीलिए बी बिंदु पर आते ही रॉकेट का तेल खत्म। अब तेल हो गया खत्म, इसका मतलब अब कोई त्वरण नहीं। अब लेकिन तुम ऊंचाई पर तो हो ही, तो धरती माता तुम्हें नीचे खींचेगी। इसलिए अब त्वरण नीचे की दिशा में आएगा, जिसे हम मंदन बोलेंगे। अभी भी वेग तो है आपके पास, वेग तो किधर है, 1000 है। आपको मैंने बताया था वेग और त्वरण की जब भी लड़ाई होगी, कण किधर जाएगा, वेग की दिशा में। 4 बिंदु लिखवाए थे पहली क्लास में, लिखवाए थे ना। तो वही बता रहा हूँ आपको। पहले त्वरण हुआ, त्वरण हुआ तो चाल बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 1000। फिर तेल खत्म हो गया। अब धरती माता नीचे बुलाएंगी, लेकिन तुम एकदम से नीचे नहीं आओगे। जैसे पत्थर को फेंकते हैं अपन ऊपर, पत्थर एकदम से नीचे थोड़ी ना आता है, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो वही बात यहाँ पे भी है कि वेग 1000 है, धरती माता नीचे खींच रही है, तो वेग घटना चालू होएगा। पहले 1000 से घटते घटते 1000, 900, 800, 700, 500, तो 1000 से 500, 400, 300 और फिर 0। सी पर वेग कितना हो जाएगा, 0। तो सी ही क्या है, अधिकतम ऊंचाई। और इसके बाद धरती माता तुम्हें नीचे बुलाएंगे तो कहाँ आओगे फिर तो माता रानी की गोद में ही आना पड़ेगा, फिर नीचे आ जाओगे। तो ए से बी तक क्या हुआ, त्वरण। बी से सी तक क्या हुआ, मंदन। और सी से डी तक फिर से क्या हो जाएगा, त्वरण ही हो जाएगा। तो वो आप समझिए, समझेंगे तो सब अब यहाँ पे क्लियर है। ए बी सी में ऊपर जाओगे, सी से डी में किधर आओगे, नीचे आने वाले हो। तो ये प्लीज़ बना लो, और बढ़िया सा सवाल है, इसको आप घर पे हल कर लेना थोड़ा बहुत, और कल पढ़ेंगे भाई इसके आगे अपन।